Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 10, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. And why it is necessary to watch? Because everything is connected. सीक्वेंस में है, क्रॉनिकल ऑर्डर में है. अगर स्टूडेंट्स आप लोग पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 में कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. Whatever we have in this chapter, before this paragraph, we have completed that in part 1. We'll start part 2 with Aurangzeb. Okay? If somebody asks you, write down the name of greatest Mughal ruler. महान मुगल रूलर का नाम लिखो तो आप फट से बिना कुछ सोचे समझे लिख देना अकबर. आए बात समझ में? अकबर was the greatest ruler of entire Mughal dynasty. ठीक है. But if somebody asks you, write down the name of last powerful Mughal ruler or last great Mughal ruler, without thinking, without wasting a single minute, just write down the spelling of Aurangzeb. 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 Aurangzeb last है. ग्रेटेस्ट मुगल रूलर्स में लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे औरंगजेब. ठीक, कोई बात. फिर मुगल डायनेस्टी चलेगी आपका 1857 तक चलती रहेगी कंटिन्यू. बट बच्चा जो पावरफुल या ग्रेट मुगल एम्परर्स की हम जो बात करते हैं, महान मुगल साम्राज्य की, वो खत्म हो जाता है औरंगजेब की डेथ के बाद. मुगल डायनेस्टी कंटिन्यू करेगी पर उसमें कोई भी महान नहीं होगा. ओके. औरंगजेब द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर, ग्रेट मुगल एम्परर्स के लास्ट मुगल रूलर थे औरंगजेब. इनको थ्रोन कब मिला, इन्हें ताज कब मिला बच्चा? 1658 में. क्या बात समझ में आ रही है? लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर थे औरंगजेब, इन्हें खुद थ्रोन मिला था 1658 में. आफ्टर अ ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन, इन्होंने इस थ्रोन को असेंड करने के लिए बहुत खून खराबा किया था. His reign of almost 50 years, इन्होंने 50 ईयर रूल किया. ठीक है, 50 साल रूल चला किसका भाई? औरंगजेब का. Which is covering the second half of the 17th century. 17th century का जो सेकेंड हाफ था उसमें किसने रूल किया? औरंगजेब ने. ठीक है बात. फिर से ध्यान से सुनो. 17th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था, मतलब 1760, 1770, 1780, इसमें रूल कर रहे थे हमारे औरंगजेब. और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मुगल एम्पायर ने बहुत सारा एक्सपांशन किया, एक लार्जेस्ट सिंगल स्टेट में कन्वर्ट हो गई. ठीक है. 17th सेंचुरी के एंड तक तो कश्मीर, नॉर्थ में कश्मीर से लेके साउथ में कर्नाटका तक, ठीक है, हिंदू कुश वेस्ट से लेके चिट्टगोंग ईस्ट तक. अगर हम मैप को इस तरीके से बनाएं तो कश्मीर से लेके कर्नाटका तक, चिट्टगोंग एक मूवी भी है मनोज बाजपेयी की. अगर आपको फ्रीडम स्ट्रगल, आप नेक्स्ट ईयर में जब 10th 8th में आएंगे ना, तो नेक्स्ट ईयर में फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे तो जरूर चिट्टगोंग मूवी देखें, बहुत हेल्प होगी आपकी. चिट्टगोंग टू हिंदू कुश, इतना बड़ा एरिया कर लिया था किसने? औरंगजेब ने. By the end of 17th century, मतलब 1690 में, 1695 में, मतलब जो एंड हो रहा था जब 17th सेंचुरी का, तो 17th सेंचुरी वो पीरियड है बच्चा जो 1601 से स्टार्ट होगा और 1700 में खत्म हो जाएगा. तो कंफ्यूज नहीं करना है ना. अब बेटा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी औरंगजेब की, वो इतने बड़े, इतने वास्ट मुगल डोमिनियन को समहाउ मैनेज नहीं कर पा रही थी. मतलब एक मिसमैच तो था जिससे इतने बड़े एम्पायर को स्मूथली रन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी. अब हम लोग एक बार रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. वास्टनेस ऑफ मुगल डोमिनियन, इतने बड़े मुगल, इतना बड़ा एरिया था मुगल डोमिनियन में. हाउएवर वाज नॉट मैच्ड बाय साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज. जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी उसे मैच नहीं खा पा रहा था. दैट वुड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू एम्पायर. और ऐसा था कि एम्पायर बहुत टाइम तक स्टेबल नहीं रह पाएगा.
अगर हम औरंगजेब की रीन की बात करें कि बेटा औरंगजेब कब से कब तक और कितना रूल किया, तो औरंगजेब की रीन 50 ईयर्स की रही होगी, अगर रही है 50 साल जो औरंगजेब ने रूल किया 1658 से 1707 तक। अब इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अच्छा, इस पैराग्राफ में अगर मैंने आपको कंफ्यूज किया तो जरा ध्यान रखना। मुगल डोमिनियन बहुत बड़ा है, पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं वो प्रॉपरली नहीं बन पा रही हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी एम्पायर में रहना थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो 50 साल औरंगजेब रूल किए हैं उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला 24 ईयर्स जब वो नॉर्थ में रहे और डायरेक्टली नॉर्थ इंडियन अफेयर्स में डील करते रहे। सेकेंड हाफ जो था वो डेक्कन में रहे और उस टाइम वो उनका एक ही फोकस था मराठास की पावर को क्रश करना। स्टूडेंट्स डू रिमेम्बर औरंगजेब के कंटेम्पररी थे छत्रपति शिवाजी। ओके, व्हेन हिज grandfather Akbar was ruling, his contemporary was Maharana Pratap. Okay, Akbar's contemporary was Maharana Pratap. Aurangzeb contemporary was whom? शिवाजी, है ना। शिवाजी आप लोग सब जानते होंगे ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सुना भी होगा आप लोगों ने। तो शुरुआत के 24 साल ये नॉर्थ में रहे, है ना, तो इन्होंने नॉर्थ के अफेयर्स को डील किया। रेस्ट हाफ में ये डेक्कन में रहे और मराठा पावर को क्रश करने की तरफ इनका पूरा ध्यान था। औरंगजेब्स अर्ली रीन, शुरुआत में जब औरंगजेब रूल करने आए तो कैसे होता था, जरा एक बार सोचे समझे जाने। चलो, अगर हम जहांगीर या शाहजहां की रीन की बात करें, जब ये लोग रूल कर रहे थे तो सब कुछ बहुत पीसफुल था, बहुत स्टेबल था, बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं थे। पर अगर हम औरंगजेब के रूल की बात करें बच्चा, तो इस टाइम में बहुत सारे रिवोल्ट हुए, ठीक है। n number of reasons was there for that, but the thing is that the reign was not that much stable, ठीक है। रीजन कोई भी हो, अगर जहाँ पे हम शाहजहां की रीन को देखते हैं, जहांगीर की रीन को देखते हैं, शांति है, स्टेबिलिटी है, औरंगजेब की रीन में बहुत रिवोल्ट हो रहे थे। दो फैक्टर या टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जो इसके पीछे कंट्रीब्यूट करते थे। पहला, द वास्टनेस ऑफ मुगल एम्पायर विथ इट्स रिमोट फ्रंटियर प्रोविंसेस। अब बेटा मुगल एम्पायर इतनी बड़ी हो गई है, कुछ जो प्रोविंसेस हैं वो इतनी ज़्यादा रिमोट एरिया में है कि वहाँ भगवान ही सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, कि नॉर्मल पर्सन की तो बात ही नहीं है इतने बड़े एम्पायर को डील करना। फिर क्या हुआ, धीरे 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 एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में चेंज आना स्टार्ट हुए। अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, टॉलरेट करता था सारे रिलीजन को मिला के इसने सुलहकुल बना दिया था, एक ऐसा धर्म जो सबके को रिस्पेक्ट करता था, सबकी अच्छाइयों को लेके बनाया गया है था। वो पॉलिसीज को अब जो औरंगजेब है वो रिवर्स कर रहे थे। एक मिस स्टेप था औरंगजेब का, वो था री इम्पोजिशन ऑफ जजिया। जजिया या जीजिया एक टैक्स है। बहुत बड़ी मिस्टेक थी औरंगजेब की कि उसने जजिया को वापस से लोगों के ऊपर लगा दिया। ये क्या था बेटा, पिलग्रिमेज टेस्ट। अगर आप हिंदू हो और तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, हम लोग हिंदुओं में तो जाते हैं ना, कोई सोमनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, तो औरंगजेब की रीन में ऐसा था कि अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा पे जाओगे तो भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा का टैक्स, पिलग्रिम टैक्स। तो जो जजिया था ये अकबर के टाइम में नहीं था, औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया, तो हिंदू लोग अकबर से बहुत गुस्सा हुए। He succeeded in crushing some of these surprising, but at a very heavy cost, ठीक है। अब बेटा कोई भी गवर्नमेंट हो वो स्मूथली तब तक ही रन कर सकती है जब तक किसी कंट्री के साथ उसका वॉर ना हो, क्योंकि जिस दिन वॉर होगा ऑब्वियस सी बात है आपके बहुत सारे रिसोर्सेज वॉर में ड्रेन होने लग जाएंगे, पैसा लगता है, दुनिया भर की चीज़ें लगती हैं ना। चलो, तो औरंगजेब ने जितने भी रिवोल्ट हो रहे थे उन्हें क्रश तो कर लिया बेटा, शांत कर दिया, पर उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपनी इकोनॉमी, अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को ड्रेन करना पड़ा, बहाना पड़ा, जब जाके वो क्रश कर पाए। अब औरंगजेब की अथॉरिटी को कौन कौन चैलेंज कर रहा था, तो औरंगजेब की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे एम्बिशियस अहोम रूलर। असम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जिसमें असम है, असम में
चाइना वाले रीजन से आए थे अहोम रूलर। तो ये अहोम रूलर बहुत एम्बिशियस थे, ये बड़ी टक्कर, बड़ा चैलेंज दे रहे थे औरंगजेब को। और ऐसा माना जाता है कि एंड तक अहोम्स को कोई जीत नहीं पाया। अब जो अफगान है, मुझे ऐसा लगता है अफगानी लोग तो सिर्फ लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं बच्चों। हाईटेक, गोरे, लड़ाका, मतलब जो टेरेन है जहाँ पर अफगानिस्तान है बेटा, वो वाला जो रीजन है बहुत टफ है। तो ये बिल्कुल इनका जो माइंड मेकअप, हार्ट मेकअप होता है बिल्कुल टफ होता है। तो ये लोग फ्रीडम लविंग थे, फ्रीडम लविंग अफगान ट्राइब्समैन इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। जैसे ये रहा इंडिया, तो इंडिया में यहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो रही थी असम में अहोम से, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो अफगानीज थे वो भी फ्रीडम लविंग ट्राइब थी। इसके अलावा बच्चा हार्डी, फ्री स्पिरिटेड जाट, जाट लोगों के अभी भी आप लोगों ने रील्स में देखा होगा ना, है ना। तो थोड़े से फ्री स्पिरिटेड स्पिरिटेड और हार्डी लोग होते हैं जाट, ठीक है, जो कहाँ पर दिल्ली और आगरा रीजन में रहते थे। फिर बुंदेलास, बुंदेलखंड के बुंदेलास भी रिबेलियस थे। सतनामीज, पीस लविंग सेक्ट ऑफ पीजेंट्स, आर्टिशियन ट्रेडर्स, ट्रेडर्स आर्टिशियन पीजेंट्स, एक पीस लविंग सेक्ट सतनामीज, वो भी औरंगजेब के खिलाफ थे, ठीक है। और औरंगजेब को सबसे ज्यादा चैलेंज मिल रहा था किससे, सबसे ज्यादा डेंजरस थे औरंगजेब के लिए सिख, राजपूत और मराठा। औरंगजेब्स लेटर रीन, औरंगजेब की बाद वाले टाइम को, जो बाद में उन्होंने सेकेंड फेज में जो रूल किया उसको हम पढ़ेंगे बच्चों। जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तभी हमने देखा था कि 24 ईयर जो औरंगजेब हैं वो नॉर्थ में रहेंगे, और 26 ईयर औरंगजेब कहाँ रहेंगे, डेक्कन में रहेंगे। अब एक बात, टोटल औरंगजेब ने 50 ईयर्स जो रूल किया उसमें 24 ईयर वो नॉर्थ में रहे, 26 ईयर डेक्कन में रहे। अब डेक्कन कौन सा एरिया होता है बच्चा, अगर ये इंडिया है तो इंडिया का ये वाला जो रीन है इसको हम बोलते हैं डेक्कन। तो 19 नहीं भाई, 1680 से ही जो औरंगजेब थे वो सोचने लगे थे कि भाई अब मुझे बिल्कुल डेक्कन में जाना है, फिर से बीजापुर, गोलकोंडा वापस से हथियार लेना है, वापस से छीन लेना है, जीत लेना है, और मराठा एम्पायर को पूरी तरह क्रश करना है। तो 1681 में वो कहाँ पहुंच गए, डेक्कन पहुंचे। आई बात समझ में। 1680 से ही औरंगजेब ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि मुझे चलो वापस चलना है डेक्कन। और डेक्कन क्यों जाना है, बीजापुर गोलकोंडा लेने, मराठा एम्पायर को क्रश करने। तो 81 में उन्होंने अपना ये सपना सच करने के लिए चले, कहाँ चले, डेक्कन की तरफ चले। अब वो आने वाले 26 ईयर कहाँ ही रहेंगे बच्चों, डेक्कन में। तो जो लास्ट 26 ईयर होंगे उनकी रीन के वो डेक्कन में बिताएंगे। अब यहाँ से औरंगजेब के रीन का सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। अब बेटा जब वो डेक्कन में पहुंचेंगे तो कोई कलश लेके, स्वीट्स लेके उनके लिए वेट तो नहीं कर रहे कि आइए औरंगजेब हमारे ऊपर रूल कीजिए, आप तो बहुत बढ़िया हैं, आप रूल कर ही लो हमारे ऊपर, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब वहां पर उनको करनी पड़ेगी डिशुम डिशुम लड़ाई, किससे, मराठा से, ठीक है। सल्तनत ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा, कोई खुशी खुशी तो नहीं दे देगा, ठीक है सर आप आए हो, चलो हमारा किंगडम आप ले ही लो। और इसके बाद वो कभी फिर नॉर्थ वापस नहीं आए। अब हम लोग देखेंगे औरंगजेब के डेक्कन कैंपेन को, तो एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर पढ़ेंगे और गोलकोंडा। चलो, तो औरंगजेब ने भैया बीजापुर को भी जीत लिया, गोलकोंडा को भी जीत लिया। बीजापुर जीता 1686, गोलकोंडा जीता 1687 में। ये देखो, कोई राजा जब नई टेरिटरी जीतता तो उसके लिए खुशी की बात होती है, इकोनॉमिकली वो उसको प्रॉस्पर बनाती है। पर बीजापुर और गोलकोंडा को जीतना ये थोड़ा सा हार्मफुल हुआ मुगल एम्पायर के लिए। क्यों, क्योंकि अब मुगल एम्पायर इतनी वास्ट, इतनी अनविल्डी हो गई कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया उसको मैनेज करना। दूसरी बात थी, अब मुगल्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं किसकी, मराठा से। जैसे ही उन्होंने बीजापुर गोलकोंडा जीता डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे बेटा, वो मराठास के। अब मराठा वॉर देखेंगे। अब औरंगजेब ने बीजापुर गोलकोंडा जीतने के बाद पूरा ध्यान लगाया मराठा पे कि भाई मराठा पावर को सप्रेस करना है, दबाना है, क्रश करना है। 1689 में शिवाजी के जो बेटे थे, शिवाजी के बेटे, शिवाजी सन सक्सेसर संभाजी वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। इन्होंने संभाजी को पकड़ा और उसे एग्जीक्यूट करा दिया। मराठा की कैपिटल ऑक्यूपाई कर ली किसने, मुगल फोर्सेस ने। अब संभाजी का जो बेटा है साहू और उसकी जो पूरी फैमिली है उसको जेल में डाल दिया।
शिवाजी के सक्सेसर हैं संभाजी, और संभाजी के बच्चे हैं, बेटे हैं शाहू। इनको और इनकी की पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया, इम्प्रिजन में डाल दिया। राजा राम संभाजी यंगर ब्रदर मैनेज टू स्क्रैप, पर जो राजा राम संभाजी थे वो किसी तरीके से मैनेज करके भाग गए। 1690 में क्या हुआ बच्चा, जो औरंगजेब की पावर थी वो उसकी हाइट पे थी बिल्कुल, मतलब पावर का जो चरम होता है, सबसे टॉप नॉच पॉइंट वहां पर है औरंगजेब। इसका एम्पायर काबुल से चिटगांग, कश्मीर से कावेरी तक फैला हुआ है। मतलब उसने अपने जितने भी एम्बिशंस थे, जितनी भी उसकी इच्छाएं थी, सब पूरी कर ली। पैन इंडिया, ऑल इंडिया एम्पायर में वो छा गया। इतना सब कुछ गेन उसने कर लिया था, पर रियलिटी में उसने बहुत कुछ गवा दिया था, नुकसान कर दिया था। ठीक है, कैसे वो हम देखेंगे आगे। राजा राम इनके अगेंस्ट में हमेशा स्ट्रगल करते रहे, किसके अगेंस्ट में, मुगल्स के, औरंगजेब के अगेंस्ट में। जो मराठा एम्पायर था, रेवेज्ड एंड प्लंडर्ड मुगल टेरिटरीज। मराठा एम्पायर कंटिन्यूसली तोड़ फोड़ करता रहता था मुगल टेरिटरीज में, उन्हें लूटने का नाम, प्लंडर मतलब लूटना, रेवेज्ड मतलब तोड़ फोड़ करते रहना। राजा राम की डेथ के बाद जो लीडरशिप थी मराठा रेसिस्टेंस, किसके पास आया, ताराबाई। अब ताराबाई कौन थी बच्चा, ताराबाई विडो थी। विडो मतलब होता है विधवा। किसकी विडो, किसकी विधवा थी वो, राजा राम। ठीक है, राजा राम की जो वाइफ थी उनका नाम था ताराबाई। बहुत ब्रेव थी, बहुत कैपेबल थी। आप पूरा रिवोल्ट, मतलब पूरा जो पावर थी वो किसके पास आ गई, ताराबाई के पास आ गई। नेक्स्ट मतलब आने वाले 18 साल वो फाइट करती रहेंगी। फॉर द नेक्स्ट 18 ईयर्स वेरियस इंडिपेंडेंट मराठा चीफ हैरास्ड एंड डिमोरलाइज द मुगल फोर्सेस। और आने वाले 18 साल ये नहीं था कि बेटा हमेशा ताराबाई ही लड़ती रही, पर जो भी मराठा इंडिपेंडेंट चीफ थे वो डिमोरलाइज करते रहे मुगल फोर्सेस को, उन्हें हरास करते रहे, उनके साथ लड़ते रहे। Here do remember this 18 year is not only for Tarabai, this for entire independent Maratha chief. अब औरंगजेब 80 ईयर्स ओल्ड है, फिर भी वो नेगोशिएट नहीं करे मराठास के साथ। टिल वेरी एंड ही कैरीड ऑन स्ट्रेनियस कैंपेन अगेंस्ट मराठा स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो भाई अब औरंगजेब इतने बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी वो मराठास के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। टिल द वेरी एंड में जाके उन्होंने बहुत ही स्ट्रेनियस कैंपेनिंग किया अगेंस्ट मराठा स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रेनियस का मतलब क्या होता है, पूरी ताकत लगा के, है ना, जो हम नहीं कर पा रहे वो भी जब करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा है ना। तो लॉट ऑफ एफर्ट्स, स्ट्रेनियस को आप लॉट ऑफ एफर्ट भी कह सकते हैं। वेरी एंड एलिंग, आइलिंग, वेरी मतलब बच्चा जो थके हुए, मतलब अब कुछ भी नहीं बचा है बॉडी में, थक गए हैं, 80 साल का बूढ़ा, मतलब सोचो आप। आइलिंग मतलब बीमारी है, स्ट्रेस है, फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक है, तो वेरी एंड आइलिंग। स्टूडेंट्स इसके लिए यहाँ पेंसिल से लिख भी लें, एलिंग मतलब पुअर हेल्थ। ठीक है, एलिंग मीन्स पुअर हेल्थ। तो जब वो वेरी मतलब वेरी है, एलिंग है, कहाँ पर, लास्ट कैंपेन पे आए। अ ब्रोकन एंड डिफीटेड मैन, डिफीटेड मतलब अब हारेंगे भी, ब्रोकन मतलब टूट भी जाएंगे। टूट मतलब शरीर नहीं टूट जाएगा, बॉडी, मन से हार जाएंगे। अ ब्रोकन एंड डिफीटेड मैन एंड डाइड इन अहमदनगर इन 1707। 1707 में औरंगजेब फाइनली डिफीट कर जाते हैं और डाइड भी कर जाते हैं। ठीक है, हारा हुआ टूटा हुआ व्यक्ति जिसकी डेथ होती है अहमदनगर में 1707 में। औरंगजेब के जो अटेम्प्ट थे कि वो पूरे के पूरे मराठा एम्पायर को क्रश कर देंगे, वो फेल रहे। मराठा एम्पायर भाई अपनी जगह रही। इनकी जब डेथ हुई तो मराठा सेकेंड सेंटर बन गए थे पॉलिटिकल पावर के, और मुगल एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट की तरह थे। समझ में आई बात, मतलब इतना कोशिश करने के बाद भी मराठा एम्पायर को औरंगजेब खत्म नहीं कर पाए। सेकेंड बेस्ट पावर अगर पूरे इंडिया में किसी के पास अवेलेबल थी तो वो मराठास के पास ही अवेलेबल थी। इतने सालों मराठास के स्ट्रगल के बाद मुगल एम्पायर को जो कॉन्सिक्वेंसीज, जो कॉन्सिक्वेंसी का मतलब होता है परिणाम, वो देखने पड़े, वो थे जो वॉर था उसने बहुत सारे मुगल्स के रिसोर्सेज को ड्रेन कर लिया। मुगल की जो ट्रेजरी मतलब होता है जो खजाना, ट्रेजरी मतलब खजाना, वो खत्म हो गया। ठीक है,
जो वॉर थे उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया, बाहर निकाल दिया। जो इमेंस ट्रेजर मतलब जो खजाना था मुगल ट्रेजरी का, उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया, रियून कर दिया। इकोनॉमी ऑफ डेक्कन, उसको भी प्रॉब्लम हुई। डेक्कन की इकोनॉमी को रियून कर दिया, मुगल खजाने को खाली कर दिया। किसने? मराठा वॉर्स ने। औरंगजेब की जो प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस रही नॉर्थ में, ठीक है। अब देखो तुम साउथ संभालने चले गए तो नॉर्थ में कौन संभालेगा? स्लैकनिंग, कमजोर कर दिया इसने एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन होने लगा, डिसऑर्डर होने लगा, लॉलेसनेस, कोई नियम नहीं मान रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, डिसऑर्डर होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि अब औरंगजेब नॉर्थ में नहीं, वो साउथ में पहुंच गए है ना। तो इतने लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड, इतने लंबे टाइम तक जब वो रहे, कहाँ से एब्सेंट, कहाँ से बच्चा? नॉर्थ से। तो बहुत प्रॉब्लम हुई कहाँ पर? नॉर्थ में। करप्शन, डिसऑर्डर, लॉलेसनेस बढ़ गई। नॉबल्स जितने भी थे वो रिबेलियस बन गए। जो जाट और सिख थे उन्होंने अपनी पावर को स्ट्रेंथन कर लिया, क्योंकि अब जाट और सिख को पता चल गया था कि अब तो औरंगजेब का पूरा ध्यान मराठाओं पे, हम पे नहीं है। जो मुगल सोल्जर्स थे डेक्कन में, वो म्यूटिनाई, द मुगल सोल्जर्स इन डेक्कन म्यूटिनाइज। म्यूटिनाइज मतलब जो सोल्जर्स थे, ठीक है, उन्होंने खुद ही एक रिवोल्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट में? औरंगजेब के अगेंस्ट में। म्यूटनाइज मतलब जब सोल्जर्स विद्रोह करते हैं, विद्रोह मतलब मना कर देते हैं ऑर्डर मानने को, उसको बोलते हैं म्यूटनी। जो फाइन क्रैक्स थे जो अपेयर होने लगे थे मुगल एम्पायर में, अब परिणाम था कि चीजें टूटेंगी, फूटेंगी। और इतने महान साम्राज्य में ये जो फाइन क्रैक्स, दरारें आने लग गई। ग्रैंड एडिफाइस मतलब, ग्रैंड मतलब देखो एक तो भव्य, बहुत ज्यादा अच्छा है। एडिफाइस मतलब इतना बड़ा, इफेक्टिव, मतलब क्या बोलोगे यार, इम्प्रेसिव। इतने बड़े इम्प्रेसिव मुगल एम्पायर में अब फाइन क्रैक्स आने लग गए थे। शाहजहां की रीन जैसी खत्म होती है तो प्रॉब्लम और बढ़ने लग जाती हैं। और अब गैप आने लग जाएगा, ब्रीचेस आने लग जाएंगी, मतलब खाई बन जाएगी 1707 के बाद। चलो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, चलो ये तो मैप है, मैप आप लोग देखेंगे। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ मतलब 18th सेंचुरी पहले 1701 से शुरू होकर 1800 पे ख़त्म होने वाले टाइम को हम 18th सेंचुरी बोलते हैं। पहले तो इस बात को आप ध्यान रखो। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1707 में तो औरंगजेब की डेथ हो गई। 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो 1750, 1747 ये वाला पीरियड है ना। तो जो फर्स्ट हाफ था 18th सेंचुरी का, द ग्रेट मुगल एम्पायर डिकेड एंड डिसइंटीग्रेटेड। इस टाइम में औरंगजेब की डेथ के बाद, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, उसकी डेथ के बाद पूरा एम्पायर डीके हो गया। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाना, डीके मतलब सड़ जाना। जो मुगल एम्परर थे वो अपनी पावर, ग्लोरी, इतना बड़ा वास्ट एम्पायर सब खोते चले जा रहे थे। फाइनली जो मुगल एम्पायर था वो श्रांक होने लगा, सिकुड़ने लगा। अ फ्यू स्क्वायर माइल्स अराउंड दिल्ली, और दिल्ली के आसपास ही सीमित होकर रह गया। जो यूनिटी थी, स्टेबिलिटी थी मुगल एम्पायर की, वो भी धीरे धीरे करके शेकन होने लगी। औरंगजेब की 50 साल की लॉन्ग रेन थी उस टाइम तो फिर भी ठीक है, चलो चीज़ें चल गई। पर उसके जो सक्सेसर्स आए वो बहुत ही प्लेजर लविंग थे। प्लेजर लविंग मतलब हमें कोई मेहनत वेहनत नहीं करनी, कोई जीत वीत पे नहीं जाना, कोई वॉर नहीं करना, कोई सक्सेशन नहीं करना, बस प्लेजर आती रहे, लिकर आती रहे, 3-4 जो फीमेल है वो डांस करती रहे, अच्छा अच्छा खाना मिलता रहे, दैट्स इट, इनफ। बहुत ही इनफिशिएंट थे, प्लेजर लविंग थे। दे वर पपेट इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल एम्बिशियस नॉबल। जो नॉबल लोग थे, नॉबल मतलब रूलर कोई और होगा, और जो नॉबल होते हैं जैसे आज की एरिस्टोक्रेसी, वो जो पावरफुल नॉबल रूलर थे उनके हैंड्स के पपेट बन के रह गए थे आने वाले मुगल एम्परर्स। और ये नॉवेल्स ही कंट्रोल कर रहे थे अब एडमिनिस्ट्रेशन को। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, मतलब स्टेट में जिनको हमने गवर्नर बन के बिठाया था, उन्होंने इस सिचुएशन का एडवांटेज लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट बता दिया कि हम मुगल प्रोविंस का पार्ट नहीं है। और धीरे धीरे करके इस तरीके से पूरा एम्पायर कोलैप्स कर गया। मुगल एम्पायर लास्टेड फॉर ओवर 3 centuries। 300 साल तक कम से कम किसने रूल किया? मुगल एम्पायर ने। वो मुगल एम्पायर जिसको एस्टेब्लिश किया था बाबर ने, खत्म हो जाता है बहादुर शाह जफर टू पे। चलो
इट्स कोलैप्स लेड टू इंटेंस राइवलरी एवं वेरियस ग्रुप, और इसके कोलैप्स होने का कारण था बहुत सारी पावर में इंटेंस राइवलरी थी, पॉलिटिकल वैक्यूम था, सेंट्रल पावर बहुत मजबूत नहीं थी। द स्ट्रगल एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश, और 1857 में हम लोग देखेंगे, ये क्लास 8th में पढ़ोगे आप, यहाँ पर एक युद्ध होता है। उसके बाद जो मुगल फैमिली होती है उसे रंगून भेज दिया जाता है, मार दिया जाता है बहादुर शाह जफर टू को, और यहीं पे पूरा खत्म हो जाती है मुगल एम्पायर, और नए रूलर आ जाते हैं ब्रिटिशर्स, जो हम पे 200 ईयर रूल करेंगे। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन. If you want to suggest something for the betterment of the video, you please most welcome.